क्या आएगा, और वो रिलेशन निकल के आएगा m1/m2 इक्वल टू 6/3 यानी का 2/1। तो इसका रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो हो जाएगा m1/m2 इक्वल टू 6/3 यानी का 2/1, यानी का किस रेशियो में है, तो ये रेशियो में 2:1 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। क्लियर, इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा 2:1। ये वाला क्वेश्चन था, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। इस तरीके से हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो वहां से इसका इस तरीके से आंसर आ जाता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल centered at O. If angle AOB equal to 95, then the measure of angle ABQ will be। क्या होगा, तो पहले आप इसको समझिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। तो इसके लिए पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, और वो ट्रायंगल लेंगे ए, ये वाला ट्रायंगल लिया अंदर वाला। जब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, हमने ये ट्रायंगल लिया ओ ए बी वाला ट्रायंगल, उसमें ये 95 दिया है, तो ये x है हमारा और ये भी x है। क्यों x है, बात समझते हैं। ये दोनों x हैं, तो अब इसको 95 प्लस x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे टोटल, क्योंकि ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 95 इक्वल टू 180, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी x की कितनी, 85/2, और जब इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 42.5। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इस तरीके से 42.5। लेकिन उसके बाद ये एंगल हमारा क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई, तो एंगल x हमने ये माने थे। उसके बाद इसमें आगे और देखेंगे, जो OB है हमारा, O और B ये वाला, और इधर PQ के परपेंडिकुलर है। OB किसके परपेंडिकुलर है, PQ के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OBQ जो है वो 90 डिग्री है, 90 है। तो उसी तरीके से अगर आगे और देखें आप, तो एंगल ये तो 90 डिग्री हो गया, उसी तरीके से एंगल OBA प्लस एंगल ABQ जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब आपने इसको ऐसे लिखा, तो ये अभी हमने निकाला था, हमारा आया था 42.5 प्लस ये एंगल ABQ, ये तो हमको निकालना ही है, इक्वल टू कितना, 90। बात समझ में आती है। अगर इक्वल टू 90 है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, ABQ इक्वल टू 90 माइनस 42.5, और जब इसको भी सॉल्व करोगे तो एंगल ABQ इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 47.5, और यही इसका करेक्ट आंसर है 47.5। आप देख लीजिएगा किस तरीके से किया गया है। नहीं समझ में आया है तो दोबारा से इसको रिपीट करके आप देख लेना कि किस तरीके से ये बताया गया है। क्लियर, तो इस तरीके से इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 47.5। करेक्ट आंसर इज 47.5 यानी का ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ 2 tan a इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a इज क्या होगी। तो पहले हम आपको बता दें, ये ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल बोलेंगे, लेकिन इससे टफ सवाल नहीं बोलेंगे। या इस वाले टाइप के कभी भी मिले, इसका मतलब है 2 tan a इक्वल टू 3, तो यहाँ से tan a की वैल्यू क्या हो गई, पेपर में शॉर्ट tan a इस तरीके से नहीं, पेपर में पूरा लिखें TAN, ठीक है, हम तो शॉर्ट बता रहे हैं। tan a इक्वल टू क्या हो गया, तो tan a इक्वल टू हो जाता है 3/2, यानी कि tan हमारा कितना दिया है, tan a 3/2 दिया है। उसके बाद इसको हमें किस तरीके से साइन की और इसकी वैल्यू निकल जाए तो बाकी तो हो जाएगा। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू अगर देखो तो 3 दी गई है और ये वाली वैल्यू 2 दी गई है, तो 3 3 9 और 4 2 2 4, यानी का रूट के अंदर ये कितना हो गया, 13 हो गया। जब ये रूट के अंदर 13 हो गया है, यहाँ से अगर मैं साइन ए निकालता हूँ तो साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा 3/√3 √13,
और यहीं पर अगर cos a निकालना हो तो वो आ जाएगा 2/√13। ठीक, cos a कितना आया 3/13, वो sin a कितना आया 3/13 और cos a कितना आया 2/13। अगर वैल्यू हमारी यहाँ तक आ गई, उसके बाद क्या था, इसको डायरेक्ट आप पुट कर दीजिएगा अपने इस जो भी गिवन वो था उसमें पुट कर दीजिएगा। जब आप इसमें पुट करेंगे तो sin a की वैल्यू पता है, cos a की वैल्यू पता है, इसमें पुट करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। बता दिया है, कैलकुलेशन है, आप थोड़ा लिख कर बैठिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा नहीं, पेन साथ के साथ चलाते रहें, तभी इसका आपको सॉल्यूशन पता चलेगा कि किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, देन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, वो सॉरी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। देखिएगा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये दिया गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर, यानी कि हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, मतलब कि बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा। तो इस वाले क्वेश्चन का एक आइडिया, बेसिक आइडिया ये मिल जाता है कि अगर इसके वैसे तो कई तरीके हैं, आप इसके जीरोज निकालो उसके बाद, लेकिन सिंपल से हमने फॉर्मूला याद किए हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए, तो बी यहाँ से कितनी है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस की बी यानी कि माइनस के 1 अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए, सी बोलें तो माइनस का 1 अपॉन ए बोलें तो 1, तो यही वैल्यू थी। अब इस वाली वैल्यू से ये जो वैल्यू आई, वहां पर जो वैल्यू आई थी 1 अपॉन, यहाँ आया था अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी का माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1, माइनस से माइनस गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 1। क्लियर, साइन से हमारे साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर हमारा बन के आ जाता है क्या 1। ठीक, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रेशनल नंबर इज, यानी का द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रेशनल नंबर इज। तो क्या होगा ये बताना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आप समझिएगा किस तरीके से करेंगे। देखिए लीस्ट पॉजिटिव नंबर, पहली बात तो यहां से तो हम शुरुआत करते हैं डी अगर निकालें इसका, डी इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहां से डी निकालें तो के डी यानी का बी स्क्वायर बोलें तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और माइनस के 4 मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू यहाँ से आ रही है के स्क्वायर 4 4 जा 16 और 2 32, यानी का के स्क्वायर प्लस 14। ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आ जाती है डी की। क्लियर है, डी की वैल्यू कितनी आती है के स्क्वायर प्लस 32। अब देखिएगा आगे ये क्वेश्चन किस तरीके से मूव करेगा। इसका मतलब हमारा डी निकल के आया डी इक्वल टू 30 के प्लस क्या निकल के आया डी इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 32। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, यदि के की वैल्यू अगर हम सपोज डेट 0 लगा के देखते हैं, तो 0 लगा के देखें तो 0 लगाएंगे, जैसे यहां पर पुट करेंगे तो 0 प्लस 32 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, अब 32 हो गया, हमसे कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रेशनल नंबर, रेशनल रूट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम देखें अगर के की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर के की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 32 तो कितना हो गया 33, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर के की वैल्यू 2 रखो, ठीक, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो अगर के की वैल्यू कितनी रखना है, के की वैल्यू 2 रखो तो रखो 2 2 जा 4 और प्लस 32। बात समझ में आई, कहां पर पुट कर रहा हूं, जो डी की वैल्यू थी उसमें पुट की जा रही है। तो डी इक्वल टू 4 प्लस 32 कितना आ गया 36। तो ये इसका क्या होगा लीस्ट वह नंबर जो क्वाड्रेटिक को कैसा बना रेशनल, यानी का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हमने क्या पुट की 2 पुट की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2। क्लियर, तो यहां पूछा गया था द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फ्रॉम विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रेशनल नंबर इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ था हमारा बी, यानी का ऑप्शन बी 2 निकल के आया था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, आप लोग भी साथ के साथ कैलकुलेशन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3/4 10 स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो आप समझिएगा इस चीज़ को किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से होगा, देखिए पहले तो अगर आपको चार्ट याद नहीं है तो पूरा चार्ट याद होना चाहिए। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा किस तरीके से, पूरा चार्ट याद होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 16 की वैल्यू क्या होती है, 19 की वैल्यू क्या होती है, 0 की वैल्यू क्या होती है। ये सब वैल्यू तो कम से कम याद करके जाएं, साइन की भी याद करके जाएं, टेन की भी याद करके जाएं, कॉट की भी याद करके जाएं, मतलब कि पूरा चार्ट ये याद हो और डायरेक्ट आप उसमें लगा दीजिएगा और ताकि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन कोई बताने वाला क्वेश्चन भी नहीं है और सॉल्यूशन वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको देखिए तो इसका करेक्ट आंसर माइनस के बनाएगा। कैलकुलेशन करके बताइएगा कि ये सत्य सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, यानी का रेडियस पूछिए सिलेंडर की क्या होगी। तो देखिएगा इस तरीके के सवाल को करने के लिए आप लोग इतना ध्यान दें कि हमारी एच दी कितनी गई है, 5 दी गई है, और जो कर्व सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया 94.2, यानी का सी एस ए कितना दिया गया। और सी एस ए का मतलब, मैं तो सी एस ए को सी एस ए ना समझ कर सी एस ए डायरेक्ट लिखो ना, 2πRh, यानी कि 2πRh की वैल्यू कितनी दी गई है, 94.2 वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी यूज करने को बोला है, 3.14 इंटू आर, और एच की वैल्यू कितनी है 5, इक्वल टू कितना 94.2। बात क्लियर है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बताइए आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3। कैलकुलेशन आप कर लेना, आर की वैल्यू इस तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले भी रिवीजन करके जाइएगा कि कर्व सरफेस एरिया और ये सब फॉर्मूले क्या होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से किया गया। 3 क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द मार्क्स ऑब्टेन बाई 18 स्टूडेंट्स ऑन द टेस्ट। मार्क्स दिए गए हैं लेस देन 10 वाले, लेस देन 20 वाले, लेस देन 30 वाले, लेस देन 14 वाले, लेस देन 15 वाले और लेस देन 16 वाले। लेस देन 10 वाले 3 स्टूडेंट हैं, इसी तरीके से ये 12 हैं, ये 27 हैं, ये इस तरीके से दिए हैं। और हमसे पूछा है द मॉडल क्लास ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी कि इसका मॉडल क्लास क्या होगा। तो देखिएगा इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता दें, पहले तो इसका क्लास इंटरवल क्या दिया है, तो क्लास इंटरवल यानी का CI जो है वो CI क्या दिया है, 0 से 10 दिया है, उसके बाद 10 से 20 दिया है, फिर 20 से 30 दिया है, और फिर 30 से 40 दिया है, और 40 से 50 दिया है, 40 से 50 दिया है, और 50 से 60 दिया है। इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया है। ठीक है, सही से नहीं लिख पाया है, आप इसको समझिएगा, हम बताना क्या चाह रहे हैं अच्छे से लिखने की बात। देखिए बेटा, इसमें क्लास जो इंटरवल दिया है वो 0 से, मैं इसी में चेंज करना हूँ, 0 से 10 दिया है, ये 10 से 20 दिया है, ये 20 से 30 दिया है, ये 30 से 40 दिया है, और ये 40 से 50 दिया है, और ये 50 से 60 दिया है। ये इसका क्लास इंटरवल हो गया। अगर इसकी FI निकालो तो FI इसकी 3, F3, और फिर ये कितना होगा, यानी कि इसको ऐड करके लिखा गया होगा, तो ये हो जाता है कितना 9, और ये कितना होगा, जब इसमें से 27 में से ये माइनस किए होंगे तो ये आगे हो गए 15, और यहाँ पर इसे करा होगा 15 30, यानी का ये 30, और इसमें से माइनस किया 18, और ये 5। अब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस वाले की है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है हमारी 30 से 40 वाले रेंज की, यानी का तो इसका करंट मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, 30 से 40 वाला, यानी का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने ये किया। हमने जो CF तरीके से आप निकालते थे उसी तरीके से हमने इसको इसमें जोड़ा गया, तो इस तरीके से आते हैं, और वो चीज़ हमने पूरी माइनस करके बता दी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाइएगा, क्या मालूम सेम टू सेम फंसने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि यही तो है जो कि पूरा पेपर आपके आने वाले चांस हैं। CBSE से ही पेपर देने जा रहे हैं और उसी का ये पेपर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में
क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, यानी कि कर्व सरफेस एरिया बताया है, पूछा गया है किसका, कर्व सरफेस एरिया कौन का पूछा गया है। तो देखिएगा हाइट दी गई है और रेडियस दी गई है। तो सबसे पहली बात हम बता दें, जब कभी भी कौन के क्वेश्चन आते हैं और सरफेस एरिया स्लैंट वगैरह ये सब पूछा जाए तो यहाँ पर एक शब्द आपको याद होना चाहिए, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और एच का स्क्वायर यानी का 24 का स्क्वायर 576। और जब यहाँ से एल की वैल्यू निकालें तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, यानी का 49 को भी ऐड करें, इसको करें 25 यानी का एल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, तो एल स्क्वायर इक्वल टू ये, तो यहाँ से आंसर है 625। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ जाती है 25। तो इस तरीके से स्लैंट हाइट हमने कितनी निकाली, 25 निकाली। तो ये स्लैंट हाइट का यहाँ से निकाल ली। अब आगे देखिएगा किस तरीके से करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन हैविंग द हाइट इतनी और रेडियस इतनी। तो स्लैंट हाइट हमने अभी निकाली, तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी आई 25 सेंटीमीटर। 25 इस चीज़ को याद रखेंगे कि स्लैंट हाइट हमारी 25 सेंटीमीटर आई। नेक्स्ट, अब हमसे इसमें पूछा क्या था, कर्व सरफेस एरिया पूछा था। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा कौन का, पाई आर एल। पाई यानी का 22/7 इंटू आर कितना है 7 और एल कितना है 25। 7 से 7 गया, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका रह गया 25 इंटू 22, तो यहाँ से कितना आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा कहीं ऑप्शन में 550 है, 550 कहीं है, अगर है तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी का यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग भी कंटिन्यू करते रहिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 2√5 एंड -2√5, 0 इज, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी। अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला मालूम हो तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा, रूट में x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी का कोऑर्डिनेट की तरह से हमें जो कुछ भी पता है x1 इसको मानिए, x2 इसको मानिए और डायरेक्ट लगा दीजिएगा। क्लियर। तो जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पूरी करिएगा और चेक करिएगा क्या आपका आंसर भी इसका 2√10 आया कि नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2/3 एंड -2/3 एंड 2/3, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि कभी भी हमें जीरोस दिए गए हों तो किस तरीके से पॉलिनोमियल लिखते हैं, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, यदि सम दिया गया हो, प्रोडक्ट दिया हो तो किस तरीके से लिखते हैं। तो नॉर्मल देखें तो px इक्वल टू क्या होता है x² माइनस sx प्लस p, यानी का x² माइनस सम यानी का अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट यानी का अल्फा बीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे तो इससे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है। अब देखिएगा कैलकुलेशन में क्या है, अब सम निकालिएगा तो सम कितना अल्फा प्लस बीटा यानी कि s की वैल्यू कितनी आएगी -2/3 प्लस 2/3, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 0 आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के। सम हमारा इतना आ गया। प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया -2/3 इंटू 2/3, तो यहाँ से प्रोडक्ट हो गया -4/9। ठीक, अब इसको उसी वैल्यू में जाके पुट कर दीजिएगा। अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, उस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो उस इक्वेशन से पुट करके क्या निकलता है x², अब सम वाला टर्म 0 है, -0x माइनस 4/9 इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से बन जाएगा 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये वाली कहीं इक्वेशन दिखाई दे रही है 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये देखिए किसी भी कांस्टेंट से उससे अगर डिवाइड कर दिया मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है डी। क्लियर, आप ये छोटी छोटी बातें याद करके पेपर में जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन, इफ द वैल्यू
इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाई 3 देन द वैल्यू ऑफ मीन डाटा। अगर उसने कहा कि ऑब्जर्वेशन जो डाटा है वो इंक्रीज कर दिया जाता है 3 से, तो आप समझिएगा, ये बात याद रखना, अगर कोई भी डाटा इंक्रीज कर दिया जाए 3 से तो वो इंक्रीज होगा कितने से, 3 से। ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द probability having of happening of an event is denoted by P and the probability of non happening of event is denoted by Q. The relationship between P and Q। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई तरीके से पूछे हैं, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर जो P है वो ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो किसी चीज़ को होने की संभावना है, और Q एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो किसी चीज़ की ना होने की संभावना है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किए हों और आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो, तो किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का ना होना, दोनों का ऐड का सम होता है 1, यानी का हम इसका कह सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी का P + Q = 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A girls calculate that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08 if 6,000 tickets are sold. How many tickets had he brought? तो देखिएगा इसके सिंपल सी बात है, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.08। अगर इतनी है और उसने कितनी टिकट ली, तो इसका नॉर्मल आंसर आ जाएगा कि विनिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो 0.08 थी, और उसने टिकट ली 600 तो 6000, तो 0.08 × 6000। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 480। तो इस तरीके से इस कहीं भी है, अगर है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी, 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप 20 pupils 5 कैन नॉट स्विंग इफ 1 pupil is selected at randomly then the probability he she can swim। अरे 20 लोग हैं और 20 लोग में से 5 लोग नहीं तैर पाते हैं, तो अगर बताइए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जितने लोग तैर लेते हैं, तो कितने लोग तैर लेते हैं, 15, और कितने थे टोटल, 20, तो एक डिवाइड लगाया कितना हुआ, 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेसन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे, 18 MCQ थे, वो हमारे हो गए। 2 क्वेश्चन असेसन टाइप रीजन में हैं। आपको अब तक तो याद हो गया होगा कि ऑप्शन ए क्या था, ऑप्शन ए था कि असर्सन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन करता है किसको, असर्सन को। ऑप्शन 2 क्या था, असर्सन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता है किसको, असर्सन को। अगला तीसरा हमारा ऑप्शन था कि असर्सन ट्रू है परंतु रीजन फॉल्स है। क्लियर? चौथा ऑप्शन था कि असर्सन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, इसमें 19 क्वेश्चन, असर्सन में क्या दिया है, पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन 3x + 2y = 4। अगर ये दिया गया है तो अगर आप इसको सॉल्यूशन अगर इसका करें तो आप देखेंगे द पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ, इस बात तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा। अगर ये इसका पॉइंट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी का 3 0 + 2 × 4 = 2, यानी का 0 + 4 = 4, यानी का 4 = 4 है, यानी का ये कोऑर्डिनेट इसी लाइन के हैं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, यानी का असर्शन तो हमारा सही हो गया। रीजन क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 0,2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट, यानी का जो डिस्टेंस है पॉइंट की, और ये पिछले वाले पेपर का पहला ही क्वेश्चन था इसी टाइप का, तो क्या x एक्सिस पर उसकी 2 यूनिट डिस्टेंस होगी, हाँ, तो यानी का हम कह सकते हैं होगी। लेकिन ऊपर वाली बात जो है, यानी कि असर्शन जो है वो रीजन को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, असर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, लेकिन इन बातों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है असर्शन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर। एक पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर एक ट्रायंगल का किसका, एबीसी का, वो कैसा है, रेशनल नंबर है। और रीजन कहता है कि द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल।
और अगर किसी दो रेशनल नंबर का सम कर दिया जाए तो वो रेशनल नंबर आएगा। जरा देखिएगा, पहले तो पहली वाली बात असर्शन बिल्कुल सही है इसका, क्लियर नहीं असर्शन द पेरीमीटर, एक मिनट, द सम ऑफ अ स्क्वायर, देखिए रेशनल नंबर का सम दिया जाए रेशनल नंबर आए, ये बात सही है। असर्शन एक बार चेक करना पड़ेगा, ये 2 दिया है, ये दिया, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये तो हो गया 4 और ये 9 और 4 9 कितना होता है √13। अरे देखिएगा तो पेरीमीटर इसका कितना आया, अगर सबको ऐड कर दोगे तो √13 आएगा, तो ये तो इरेशनल नंबर आया, इसका मतलब इसका असर्शन ही गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, द असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इस तरीके से हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया। अब देखते हैं सेक्शन बी होते हैं, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखें, 21 में कहता है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, जो कि इक्वेशन दी गई है x = 3 और y = -4। तो बेटा इसके लिए हमने आपको बताया था, ग्राफ वाली कॉपी पे आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। पिछले वाले में जो हमने प्रीवियस पेपर कराया है उसमें भी हमने आपसे बताया कि सबसे पहले इसका करेक्ट अगर आप ग्राफ बनाएं तो x = 3 और y = -4 का करेक्ट आप ग्राफ बनाएं, ठीक है। उस वाले का भी 1 नंबर रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और इसके सॉल्यूशन पूछा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x = 3 और y = -4। क्लियर है, ये तो सिंपल है कि आपने ये x = 3 और y = -4 का ग्राफ बना लिया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और में भी था लेकिन आपको तो एक ही करना था, लेकिन मुझे तो दोनों बताने पड़ेंगे। आप देखें लिखा है कि यूजिंग ग्राफिकली मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। यानी कि ग्राफिकली मेथड से आपको ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंस है या फिर नहीं है। यानी कि पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंस क्या होते हैं, अनकंसिस्टेंस क्या होते हैं। एक बात याद रखिएगा, यानी कि नो सॉल्यूशन का जो केस बनता है, नो सॉल्यूशन वाला जो भी केस आता है, नो सॉल्यूशन वाला जो केस आता है वो किस में आता है, इनकंसिस्टेंस में आता है, और इनकंसिस्टेंस में आता है। और इसी में लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। बात क्लियर है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि किस में क्या आता है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का यही कंसेप्ट लगाना था, जो कि हमको बताना था ग्राफिकली कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं। तो कंसिस्टेंस है या नहीं इसका मतलब ग्राफिकली हमको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंस केस में या तो ये इंटरसेक्ट हो सकती हैं लाइन, या फिर कॉन्सिडेंट हो सकती हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल हो गई तो इसका मतलब ये कैसी लाइन है, इनकंसिस्टेंस लाइन है। तो ग्राफ दिया था हमको x = 0 और y = -7। तो इसका करेक्ट आप ग्राफ बनाया होगा तो करेक्ट ग्राफ बनेगा y = -7 एंड x = 0। उसी तरीके से अगर देखें तो जो y है, y = 7 इज इंटरसेक्टिंग x = 0, तो पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे, 0, -7। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। क्लियर, यानी कि हमको यही बताना था कि ये कंसिस्टेंस होगा या नहीं होगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन आप करके जाएं, इसमें ग्राफ बनाने में थोड़ी सी समस्या थी, इसलिए ग्राफ के क्वेश्चन हम आपको इसी तरीके से बता देते हैं कि इस तरीके से होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो बताइए, तो उसका फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि इफ इन द गिवन फिगर x z is parallel to BC, AZ = 3 cm और ZC = 2 cm, BM 3 cm and MC 5 cm, find the length of XY। हमको XY की लेंथ निकालनी है, यह इतना दिया है। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो ये इस तरीके का ये डायग्राम है। तो इसमें एक्चुअली में क्या है, उसने हमसे बोला है कि जो हमारा ये XY जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो पहले तो आप इसको समझिए कि इसको करना कैसे है। तो ये पूछा है कि XY जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझें, तो AX/XV बराबर है किसके, AZ/ZC। बात क्लियर है। और AZ जो दिया है, AZ/ZC, यानी का AZ दिया है 3 और ZC दिया है 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या हुआ कि जब ये पैरेलल था तो XZ पैरेलल BC, देयरफॉर
ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू 3/2 इक्वल टू जेड अपॉन जेड सी। तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई। अब इसी में अगला चीज़ समझें इस वाले डायग्राम से। तो इसमें हम एक ट्रायंगल लेंगे, जो कि ट्रायंगल हमको दिया गया है ये वाला ए एक्स वाई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी एम, ये वाला, यानी का एक ट्रायंगल ये वाला लिया और एक इसी के नीचे वाला ट्रायंगल ले लिया। क्लियर है? अब इससे होगा क्या, एक चीज़ और हम बता दें, अगर आपको ऐसे कम करने में दिक्कत होती है तो जब हमने ये ट्रायंगल ले लिया, एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ए बी एम ट्रायंगल लिया, अब उस ट्रायंगल से सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो जब आपने ये ट्रायंगल लिया ए एक्स वाई, ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल ए बी एम, तो अगर डायग्राम में देखने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ से शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो कि ए वाई की जगह पर क्या लिखे ए बी, यानी का ए एक्स अपॉन ए बी, और यहाँ से एक्स वाई, यानी का लास्ट के दो टर्म लिए तो इधर से भी लास्ट के दो टर्म उठा लो बी एम। ये इक्वेशन क्लियर हो गई। मैंने ये बोलना चाहा कि यदि यहाँ ए एक्स लिखा है तो अपॉन ए बी, क्लियर, और यहाँ पर लास्ट के दो टर्म एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पर बी एम, क्लियर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप मार्किंग स्कीम भी देख रहे होंगे कि कितना कितने नंबर का है, कि ये स्टेप करके आते हो तो आधा नंबर मिलेगा, ये स्टेप करके आते हो कितने नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से ये लगा कि ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम। तो ए एक्स अपॉन एक्स बी ए बी जो भी टर्म दिया था ये 3/5 है, तो एक्स वाई इक्वल टू ये, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 9/5। इसको सॉल्व करोगे तो 1.8। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोबारा से समझिएगा, बहुत स्लो समझाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले जो गिवन था उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, क्लियर। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब आप करेंगे तो बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यानी का a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3, √3 का होल स्क्वायर यानी का स्क्वायर से रूट यानी का 3 बचा। तो अगला हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो उसकी जगह 1 आ गया। अगला लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो वह वैसा का वैसा ही रहा, क्लियर। तो यहाँ से 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 और ये 2, तो यहाँ से क्या बचा, नॉर्मल आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्लियर। क्या हुआ यहाँ से समझें, यहाँ से बेटा ये 3 ये 1, तो इधर जाके माइनस हुआ 2 बचा और 2 से ये कैंसिल हो गया 2, तो इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना बचता है 1 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, जो साइन अल्फा है वो कितना है 1/√2 और कॉट बीटा जो है वो √3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, यानी का इस वाली वैल्यू से हमको कोसेक निकालना है और इस वाली से भी हमको कोसेक निकालना, दोनों की बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिएगा एक सिंपल सा तरीका है, जो कुछ भी गिवन था हमको कोसेक अल्फा निकालना था, तो कोसेक अल्फा का मतलब साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फा में, यानी का साइन अल्फा इक्वल टू 1/कॉस अल्फा, क्लियर है। तो 1/कॉस अल्फा इक्वल टू √2 और कॉस बीटा उसमें कोसेक बीटा दिया था। कोसेक बीटा अगर आइडेंटिटी याद हो तो लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर बीटा लिखा है तो कोसेक बीटा इक्वल टू रूट के अंदर क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये तो पुट किया तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 2, क्लियर। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमको पूछा था कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, तो वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे √2
यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी √2 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2। तो यहाँ से √2 प्लस 2 और जब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो √2 कॉमन लिया तो वहाँ से बचे वो 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा √2 और ब्रैकेट में 1 में √2। ये आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। सबसे बड़ा नंबर बताइए जो डिविजल हो किससे 85 से और 72 से, लेकिन उसका रिमाइंडर बचना चाहिए 1 और 2 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम उस समय HCF निकालते हैं बेटा। हमारा रिमाइंडर इसमें 1 बच रहा है यानी का 85 रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि क्रम से चलते जाइएगा, जो नंबर पहले दिया है उसके क्रम में चलिए। तो 85 माइनस 1 यानी का हमारा बच्चा 84 और इधर 72 के लिए रिमाइंडर बचता है 2 यानी का 72 माइनस 2 इक्वल टू 70। बात क्लियर है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड HCF 85 माइनस 1 इक्वल टू 84 एंड 72 माइनस 2 इक्वल टू 70। और जब 84 और 70 का अगर HCF निकालें, HCF निकालना जानते हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल नंबर से HCF निकालेंगे तो जब इसका HCF निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 14 यानी का HCF ऑफ 84 एंड 70 इक्वल टू 14। क्लियर। कैलकुलेशन आप करते रहिएगा जल्दी जल्दी से, हिंट थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25। तो 25 क्वेश्चन कहता है कि अ बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ड्रॉन अ बॉल नंबर 1 रेड बॉल एंड येलो बॉल। यानी का एक बैग में 4 रेड बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं। तो हमको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड बॉल कितनी आने की प्रोबेबिलिटी है और येलो बॉल आने। ये तो बहुत सिंपल है। तो नॉर्मली रेड कितनी है, टोटल आउटकम कितने होते हैं, तो टोटल आने की संभावना कितने कितने की है। तो रेड बॉल की निकालें तो टोटल बॉल्स देखें तो टोटल बॉल्स 9 हो जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल यानी कि टोटल बॉल रेड कितनी है 4, तो 4/9। ये तो बहुत रद्दी क्वेश्चन है, हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, येलो कितनी है 2, तो जितनी है और टोटल जितनी होती हैं यानी का 2/9। तो इस तरीके से इसका आंसर ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ तक कि ये 25 ये सेक्शन बी है। अब देखते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन देखें तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। यानी का दो जो नंबर हैं उनका हाफ का जो यानी का हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी का हम कह सकते हैं कि लेट द नंबर x एंड y, और जो x है वो ग्रेटर देन y से है। क्लियर। तो पहले स्टेटमेंट लिखा है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2, यानी कि हाफ दोनों नंबरों का डिफरेंस, दो नंबर कौन कौन से माने थे x और y माना था, उसका डिफरेंस कितना है हाफ अपॉन 2 इक्वल टू कितना है 2। तो ये इक्वेशन बनेगी 1/2 x माइनस वाई इक्वल टू 2। और नेक्स्ट कहता है कि द सम, यहाँ से देखें द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। तो जो ग्रेटर नंबर है ट्वाइस द यानी कि 2x प्लस वाई, वो 2y प्लस x इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकंड ये। अब आप चाहे इसे सब्सटीट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, इसे सॉल्व। ठीक है बेटा, करके ज़रूर देखिएगा कि इसका आंसर इतना ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप की कंफर्म है कि इस टाइप का क्वेश्चन आना है। प्रीवियस वाले में भी हमने कराया था कि हमको प्रूव करना था कि ये रेशनल है या नहीं है, यानी कि इरेशनल नंबर को प्रूव करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव डेट √5 इज एन आर रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दिखाना है √5 को। तो इसको कैसे करते हैं, इसका भी फॉर्मेट आप बिल्कुल याद से ध्यान से देख के जाइए कि मान के चलिएगा कि लेट √5 वी अ रेशनल नंबर। ठीक है, यदि ये रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0
एंड लेट पी एंड क्यू वी को प्राइम्स नंबर। ठीक है, तो इधर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यानी का और इसके बाद 5 और बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इधर से आ जाता है हमारा 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आता है, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि p इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5। यहाँ तक ये बात क्लियर है कि p इससे डिवाइडेड है। तो यहाँ से क्या था, √5 था और √5 को इस तरीके से लिख दिया, इसके स्क्वायर किया तो ये वाली पॉइंट आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो p इज द डिविजिबल बाई 5। तो मान के चलो p इक्वल टू 5a, p इक्वल टू 5a वेयर a इज अ सम इंटीजर, एक इक्वेशन। तो इसका स्क्वायर, अब p के इक्वल ये भी है और p के इक्वल वो भी है। अगर इसका स्क्वायर कर दें, अगर इस वाले p का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर। और p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 5q स्क्वायर। तो क्या ये भी p स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ से भी p स्क्वायर की वैल्यू 25a स्क्वायर आ जाएगी। तो क्या दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे? यदि दोनों को इक्वल रखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो q इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर है, अगर q स्क्वायर भी डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। तो हम कह सकते हैं कि q इक्वल टू 5v वेयर v इज सम इंटीजर। इक्वेशन सेकंड, ये वाली इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। तो हम अब अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखें और इक्वेशन सेकंड को देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड लीड टू कॉन्ट्राडिक्शन एज p एंड q आर को प्राइम नंबर, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। इस बात से ये प्रूव होता है। ये स्टैंडर्ड मेथड है, आप इसको फॉर्मेट को बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे कि किस तरीके से करना होता है। इरेशनल नंबर दिया होता है, पहले उसको रेशनल नंबर माना होता है, स्क्वायरिंग की, इसके बराबर किया, दोनों को पुट किया, इक्वेशन से किया और बाद में लिखा कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से इसको हैंडल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इफ 5,3 -5,3 एंड 5,3 are two vertex of an equilateral triangles, then find coordinates of the three vertex given that origin lie inside the triangle taken √3 इक्वल टू 1.7। कहने का मतलब है कि इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो जो दिया गया है, आप इसका डायग्राम देखें तो ये a, b और c डायग्राम है। ये कोऑर्डिनेट -5,3 और ये 5,3 और इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलेटर ट्रायंगल दिया गया है। अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल दिया गया है तो इक्विलेटर ट्रायंगल से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। पहले डिस्टेंस, ये ए बी के पॉइंट है -5,3, उसी तरीके से इसके बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5,3, अगर उसमें नहीं दिख रहा हो तो इधर से देख लीजिए, और सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं कितने, x, y। ये कोऑर्डिनेट हमारे दिए गए हैं। तो इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका मतलब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, इसकी डिस्टेंस इसके इक्वल करिएगा, यानी कि ए बी की डिस्टेंस बराबर होगी किसके, ए सी की डिस्टेंस के, होगी कि नहीं होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा और डिस्टेंस फार्मूला रूट में x² - x1, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो उसी तरीके से लगाएंगे कि ब्रैकेट रूट में x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसे पूरे ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है, अगर आपने ये लिख दिया तो वहाँ से हम पाएंगे, करके देखिएगा इसको। तो लेट द वर्टेक्स 3 वर्टेक्स x, y, ए बी इतना दिया है, सी इतना है और ये है। तो ए बी की डिस्टेंस वहाँ से निकल के आती है कितनी, 100 निकल के आएगी। ठीक है, यानी कि जो ए बी निकल के आया वही क्या हो गया, ए सी हो गया। अब ए सी का जब कोऑर्डिनेट लिखा हमने तो इसका भी किस तरीके से, रूट वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। कैसे, ए सी इक्वल टू ब्रैकेट में, मतलब कि रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर। वहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से x की कोऑर्डिनेट मिलेगा और जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, x का कोऑर्डिनेट क्या आया, 0। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हमको अब निकालना हो क्या, BC, इसी तरीके से हमारा इक्वल क्या होगा, BC बराबर होगा किसके, AB के। क्लियर है, अगर BC बराबर AB की है तो आप इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे, एक लगा के दिखा रहा हूँ। तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाएं तो हम लिख सकते हैं कि रूट के अंदर 5 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10।
क्योंकि 10 ही है। तो इसके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट उधर जाके स्क्वायर यानी का 100 इक्वल टू के 100 कर दोगे इसको, तो वहाँ से ये निकलेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी हमारी, कौन सी, ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी सामने, ये वाली 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 75। इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से, और रूट 3 की वैल्यू दी थी 1.7, उसको पुट कर दोगे तो वाई का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा माइनस के 5.5। तो कोऑर्डिनेट पूछा था थर्ड वर्टेक्स का यानी का एक्स कॉमा वाई, तो एक्स हमारा निकल के आया था 0 और वाई निकल के आया माइनस के 5,5। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हम कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला को लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to twice of angle OPQ. क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार किया होगा आपने प्रैक्टिस में, तो इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार समझिएगा कि ये किस तरीके से करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में लोगों को ज्योमेट्री में दिक्कत आ जाती है कि ये करने कैसे होते हैं। तो इसमें देखें तो जो TP है यानी का ये जो TP है ये बराबर है किसके, TQ के। अगर ये बराबर है तो एंगल TPQ बराबर होगा TQP के, यानी का दोबारा समझें कि अगर इसकी ये इक्वल थी तो ये एंगल भी बराबर होंगे। क्लियर, यही बात है। तो एंगल ये वाला हमारा एंगल PTQ कितना माने, ये वाला एंगल मान लिया थीटा। क्लियर है। अगर ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं तो ये T P और Q ये बराबर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ध्यान से सुनते रहिएगा, पहले देखिए एक एक स्टेप कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फिगर आप बना लीजिएगा क्योंकि फिर पेज आगे स्लाइड कर लेंगे। TP इक्वल टू किसके बराबर है, TQ के। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जब ये इक्वल है तो एंगल TP इक्वल होगा किसके, एंगल TQP के। ठीक, उसके बाद हम मानते हैं कि लेट एंगल PTQV थीटा। अगर इसको थीटा माना तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एंगल दोनों इक्वल दिए गए थे, एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP बराबर, अब ये 360 माइनस थीटा अपॉन 2। तो अगर यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा अपॉन 2। तो इस तरीके से एंगल OPT कितना हो गया, 90। तो हमसे पूछा क्या था, एंगल मतलब इसको ट्वाइस प्रूव करना था, तो एंगल OPQ इक्वल टू 90, तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 90 माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू थीटा अपॉन 2, इसका आधा आ जाएगा। ठीक, और जैसे ही यहाँ से आधा आता है तो ये एंगल दिया था ट्वाइस ऑफ एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इस तरीके से ये प्रूव करेंगे। देख लीजिएगा आराम से, डायग्राम बना लेना, डायग्राम के साथ साथ फिर देखिए कि ये किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में था। नेक्स्ट कहता है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब in a quadrilateral ABCD in which angle B 90 if AD equal to 7 cm, AB equal to 20 cm and DS equal to 3 cm, then find the radius of a circle। ये भी क्वेश्चन आपने कई बार प्रैक्टिस में किया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से किस तरीके से किया जा सकता है, जो हमारा DR है, DR बराबर है किसके, DS के, और DR और DS के बराबर है, ये कितना दिया है, 3 दिया है, यानी का DR और DS एक दूसरे के तो पहले तो बराबर हैं, और ये कितने दिए गए हैं, ये 3 दिए गए हैं। उसके बाद देखें AR, हमारी जो AR है, अब AR हम कैसे निकाल सकते हैं, AR निकाल सकते हैं AD में से, यानी कि इस पूरी में से अगर हम इस वाले पोर्शन को हटा दें, DR वाले को पोर्शन को, तो हमें AR मिलेगा। ठीक है, उसके बाद AQ अगर देखें तो AQ कैसे निकाल सकते हैं, AQ क्या है, AQ बराबर किसके है, AR के है। जब AR मिल गया तो AQ के बराबर कर देंगे। क्लियर, फिर निकालना है QB, तो QB कैसे निकाल सकते हैं, तो QB के लिए AB में से अगर AQ हटा दें, और AQ कहाँ से आया था, अभी यहाँ से आया था। क्लियर, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखिए किस तरीके से किया हमने। शुरुआत यहाँ से की, DR बराबर था किसके, DS के। जब DR बराबर है DS के, अब हमें निकालना क्या है,
ए आर, तो ए आर कैसे निकालेंगे, ए डी में से, ए डी तो गिवन है ना 17, ए डी में से अगर हम डी आर हटा दें तो हमें ए आर मिल जाएगा, और जितना ए आर है उतना ही ए क्यू है। ठीक, तो फिर अब ए क्यू कैसे करें, तो ए बी में से, ए बी भी गिवन है, ए बी में से किसको घटा दें, डी क्यू को घटा दें तो ए क्यू, वो सॉरी ए क्यू को घटा दें तो डी बी मिल जाएगी, तो डी बी मिल जाएगी, और ये इसके इक्वल है तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्लियर, देखिएगा किस तरीके से। तो ये फिगर था, तो अभी इसी की बात चल रही थी, डी एस बराबर है किसके, डी आर के, वो भी कितना 3 सेंटीमीटर। तो ए आर कैसे निकालेंगे, ए आर निकालेंगे ए डी माइनस डी आर, और ए डी कितनी है 7 है, और डी आर कितना है 3 है, तो ये कितना आ गया 14 आ गया। क्लियर, ए क्यू निकालें, तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू बराबर है किसके, ए आर के, और वो 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर क्यू भी देखें तो क्यू भी क्या है, क्यू भी कैसे निकालेंगे, क्यू भी होता है, दिया गया है ए बी माइनस ए क्यू इक्वल टू 20 माइनस 14 यानी कि 6 सेंटीमीटर। सिंस क्यू बी इक्वल टू ओ पी, क्यू बी जो है वो किसके बराबर है, ओ पी के, और वो कितना है आर के बराबर, आर बोलें तो रेडियस, तो रेडियस इस तरीके से हमारी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, इसको देखिएगा, अच्छे से देख के जाइएगा, इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डैट tan थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको किस तरीके से किया जाए, तो देखिएगा, हम इसको नॉर्मल लिख सकते हैं कि tan थीटा प्लस sec थीटा और माइनस 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से नीचे भी लिखें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, यानी कि इस 1 को क्या हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये आइडिया कहाँ से आया, यही क्यों लिखा, कुछ लोग सोच रहे हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है tan और sec की, तो इसलिए हम tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो अब यहाँ से करें तो इसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा क्या 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इस तरीके से हुआ। और एक ब्रैकेट से ये वाले ब्रैकेट से ये वाला पूरा पोर्शन इस वाले से डिवाइड कट जाएगा, तो क्या बचता है फिर बाद में, इससे ये गया, तो बाद में बचेगा हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको tan को कन्वर्ट करिएगा sin थीटा प्लस cos थीटा में, और sec को भी 1 अपॉन cos में करिए, एलसीएम लीजिएगा, तो जब एलसीएम लोगे तो वहाँ से आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या कहा, tan को कन्वर्ट करिए sin अपॉन cos में, और sec को करिएगा 1 अपॉन cos में, तो फिर एलसीएम लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस तरीके से इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अ रूम इज इन द फ्रॉम अ सिलेंडर समराइट बाई अ हेमी स्पेरिकल डोम। The basic radius of a hemispherical is 1/2 of the height of cylindrical part. The total height of the room, if it contain 1408 upon 21 meter cube, the air take pi equal to 22 upon 7। यानी कि इसका हमको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है रूम की, कितनी होगी। अगर आप देखें तो मान के चलते हैं कि इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसकी हाइट हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द रूम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। देखिएगा इसमें सॉल्यूशन गलत लिखा हुआ है, देखिए किस तरीके से निकालते हैं। लेट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हेमीस्फीयर, ये तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये वाला पूरा पोर्शन गलत है, यहाँ पर ये वाला नहीं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, और ये बराबर किसके करना है 1408, ठीक, इसके इक्वल करना है, ये इक्वल करना है 1408/21। कुल मिला के देखें तो ये वाली बात ही लिखी हुई है, केवल यहाँ पर आप कर लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, प्लस 2/3 पाई आर क्यू
इक्वल टू 1408/21। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम वो एच की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू गिवन है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन खुद ही करिएगा। जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पाएंगे कि एच का वैल्यू जो निकल के आई थी हमारी, वो एच इक्वल टू 4 आया था। क्लियर है? तो इस तरीके से एच हमारी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन करिएगा। कैलकुलेशन में टाइपिंग में मिस्टेक रह सकती है, वैसे होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्टी cone of radius 3 cm and height 12 cm ice cream is filled in it so that lower part of cone is 1/6 of the volume of a cone is unfilled but hemisphere is formed the top. Find the volume of a ice cream. पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? इतनी। तो देखिएगा बेटा, इसमें नॉर्मली अगर क्या बात की गई है कि नॉर्मल हमारा एम्प्टी भाग इतना है, हाइट इतनी दी गई है और डायग्राम भी ये दिया गया है, आप डायग्राम देखिएगा। ठीक है, तो इसका किस तरीके से सॉल्यूशन है, डायग्राम ये आइसक्रीम का इस तरीके से ऊपर हेमीस्फीयर टाइप में बन जाता है, खाली का पार्ट कितना है। तो इसका एक कंसेप्ट होता है, आप समझिए कि सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम निकालें किसका, कौन का, तो वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 1/3 पाई आर एच, यानी का 1/3 पाई आर एच से यहाँ से पाई के टर्म में आंसर ले आए 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से यहाँ पर देखें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कॉइन, यानी का अब कितना पार्ट बचा था उधर 1/6। ठीक, तो कौन का, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ 1/6, टोटल 6 पार्ट है, तो वहाँ से रिमेनिंग पार्ट हो जाता है 5/6। तो 5/6 इंटू 36 इंटू पाई के फॉर्म में, तो ये भी आंसर पाई के फॉर्म में ही आ गया। ये भी आंसर हमारा पाई के टर्म में है, ये भी आंसर पाई के टर्म में है। क्लियर, ये भी पाई और इसी भी पाई। तो टोटल अगर देखें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन द टॉप, यानी का 2/3 पाई एच, इस तरीके से यहाँ से 18 पाई आ जाएगा। क्लियर, क्या है 2/3 पाई आर क्यू। तो आर की जो वैल्यू दी थी वहां से पुट कर दी। याद होनी चाहिए कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम लगा रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम आइसक्रीम का कितना हुआ, तो इधर से 13 पाई था, इधर से 18 पाई है, तो 48 पाई था टोटल। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो किसमें, तो 48 पाई आया, तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 150.72। क्लियर है, देखिएगा इसको करके जरूर जाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ही कर रहे हैं, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 32 वाला जो है ये तो रिड्यूस वाला है, कंट्रैक्शन चैप्टर से है। ये हमारे सिलेबस में अभी रिड्यूस है, लेकिन उस समय ये चैप्टर में इंक्लूड था। ठीक, तो ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower 24 meter high from the foot of the another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of the top of second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two tower and the height of the other tower. Also find the length of the wire attached to the top of the both tower. ये स्टैंडर्ड तरीके हैं जिससे ये फॉर्मेट होता है। इसका जिस तरीके से दिया गया है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा जो दिया था कि फर्स्ट टावर, यानी का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाइट फ्रॉम द फुट ऑफ अ एनोदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री. ठीक है, तो कुल मिला के उसका डायग्राम जैसे जैसे उसने बोला है इस तरीके से बनेगा. ठीक, देखते जाइएगा, इसी तरीके से डायग्राम बना है. उसके बाद पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर एंड द हाइट ऑफ द ईच अदर और आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर टू द ईच अदर. तो करेक्ट एक डायग्राम इसका बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा. और देखिए इसे सॉल्व कैसे होगा. इसे मानते हैं कि जो लेट ए एंड बी, ए बी एंड सी डी बी द गिवन ऑफ अ टावर, यानी का जो ए है ए बी है और हमारा सी डी है, यानी का ये वाला
और ये वाला ये टावर है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लगाएं, तो 10 30 इक्वल टू 1/√3, और तो 10 क्या होता है, h अपॉन, यहाँ से ये h थी तो h अपॉन x माना, यानी कि 10 30 में लगाया तो ये अपॉन ये, तो यहाँ से क्या आया, h इक्वल टू, हमारी वैल्यू निकल के आती है h इक्वल टू x इक्वल टू h√3, ठीक। उसके बाद 1060 लगाया, 1060 लगाएंगे तो वो भी h अपॉन x, यानी का ये √3, वैल्यू तो पता ही है, 1030 की वैल्यू 1/√3 और 1060 की वैल्यू √3, तो 1 अपॉन, वो इधर से हो जाएगा 24 अपॉन x, और x की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन √3, और जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8√3। तो इक्वेशन सेकंड ये हो गई और इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, ठीक। तो अगर हम दोनों को यूज करें यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से x h के बराबर, तो इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें पूछा था लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर कैसे निकालेंगे, BE स्क्वायर, यानी का BE स्क्वायर, BE का स्क्वायर करेंगे तभी तो पाइथागोरस लगेगा, यानी का BE का स्क्वायर नॉर्मली ये वाला, तो BE का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो BE का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस 92 यानी का 448 मीटर, और जब इसको रूट से बाहर निकाल के सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 8√7 मीटर। तो इस तरीके से इसका ये आंसर होगा, आप आराम से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम को ध्यान से पढ़ें, ये स्टैंडर्ड तरीके हैं, इनको पढ़ के जाएँ, ये फिक्स हैं कि ये सवाल इस तरीके से ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्फेरिकल बैलून ऑफ अ रेडियस r सबस्टेंस ऑफ एन एंगल 60 डिग्री at the eye of an observer if the angle of elevation of its center is 45 degree from the same point, then prove that the height of the center of a balloon is √2 time of a radius, ठीक। तो रूट इसकी प्रूव करना है कि जो हाइट है वो सेंटर की, सेंटर ऑफ द बैलून इज √2 टाइम ऑफ अ रेडियस। देखिएगा इसका डायग्राम नहीं दिया था, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा था, स्पेरिकल ऑफ अ बैलून ऑफ रेडियस r सबस्टेंस ऑफ एन एंगल 60 डिग्री ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री, ठीक, फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, देन प्रूव डेट द हाइट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ बैलून। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे आप इसका डायग्राम बनाइएगा। कितना एंगल, 45 एंगल, यहाँ से ये 60 एंगल, ये, तो ये इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, पूरा ये हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा आगे। तो अब यहाँ से किस तरीके से, तो लेट बी जो दिया है, लेट पॉइंट बी रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व, तो एंगल क्यू बी पी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, और एंगल ए बी ओ इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यूजिंग ज्योमेट्री एंगल पी ओ बी इक्वल टू 1/2 इंटू 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री, क्योंकि उसका आधा ही तो है पी ओ बी। आगे नाव साइन 30 लगाते हैं तो r/OB, और साइन 30 बोलें तो 1/2, और यहाँ से ये 1/2 हुआ तो OB की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई। क्लियर? उसके बाद हम साइन 45 अगर लगाएं तो OA/OB, तो ये 1/2, और यहाँ से OB इक्वल टू हो जाएगा √2 OA, यानी कि सेकंड इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और इक्वेशन सेकंड ये हो गई। यहाँ 1060 लगाया, वो साइन 30 लगाया, और यहाँ पर साइन 45 लगाया। ठीक है, अब जो दो इक्वेशन बनी थी यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो वहाँ से एक यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो OA इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2r, और हाइट ऑफ अ सेंटर ऑफ बैलून √2r। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग सकता है, इसको देखिएगा, क्योंकि डायग्राम भी नहीं दिया था, ऊपर से डायग्राम और फिर इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ है, और कैलकुलेशन थोड़ा रूट में इसलिए हार्ड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर सबटेंस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक,
तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप समझिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, सबस्टेंस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor segment of the circle, also find the area of a segment, major segment of the circle। यानी का मेजर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले पेपर में भी कराया था, जैसे पेपर पहले कैसा था उस पेपर में भी, मतलब पेपर में ये क्वेश्चन आया था, उसमें भी एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट पूछा था। तो इसमें एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट निकालिए। तो जब माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो इधर से कितना आएगा 27/7, वो 22/7 इंटू 14 इंटू 60, यानी का क्या लगाया θ/360 πr² माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू √3/2। डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया। इसकी वैल्यू आपको साइन में और कॉस में याद होनी चाहिए सबकी कि किस तरीके की क्या वैल्यू है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन है आराम से सॉल्व करिएगा, कॉमन लेके तो इस तरीके से कैलकुलेशन, और लास्ट में हमारा आंसर आएगा 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस चेक करते रहें। उसके बाद जब इससे आगे बढ़ोगे तो मेजर निकालने के लिए पूरे सर्कल में से ये जो माइनर का था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पूरा सर्कल का एरिया ऑफ अ मेजर के लिए मेजर सेगमेंट, तो पूरे सर्कल का यानी का πr² 22/7 इंटू 14 और जो हमारा माइनर का निकल के आया था 308/3 माइनस 49√3। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन देखिएगा तो आंसर आपका इस फॉर्मेट में आएगा। आप चाहें तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कठिन काम नहीं है रूट को सॉल्व करना। ठीक, आप क्रॉस चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन है जरूर करिएगा और ये क्वेश्चन करके जरूर जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी से है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th term of an AP is 3:4. Find the ratio of 5th term to 21st term of the same AP. Also find the ratio of the sum of the first 5 term of first 21st term. बात समझ रहे हैं? यानी कि the ratio of the 11th to 17th term of the AP इतना, तो 11th term बोले तो A प्लस क्या हो गया A+10D और 17 टर्म बोले तो A+16D का रेशियो कितना है 3:4 है, 3:4। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो यहाँ से आएगा 4A + 14D = 3A + 48D और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 8D। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हमसे A5 रेशियो क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। तो 5th टर्म का रेशियो यानी का A5/A21, A 5th टर्म बोलें तो A + 4D और 21 बोलें तो A + 20। जब इसको सॉल्व करेंगे आप A की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, ये कितना है 3/7 आ जाएगा। A की वैल्यू यहाँ से कितनी उठाएंगे, A की वैल्यू उठाएंगे 8D और यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आएगा 3/7। इसमें यूजिंग किया है किसका, इसका यूज किया है, इसमें यूज किया है जो इक्वेशन फर्स्ट से आया उसका। अब नॉर्मली अब यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि A टर्म 5 और टर्म 21 का रेशियो आया वो 3:7 आ गया। नेक्स्ट सम का पूछा था तो सम में भी देखेंगे S5/S21, सम का यही होता है। तो इसमें देखेंगे फॉर्मूला होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 × D। तो उसको लगाएंगे यहाँ से n/2 यानी का 5/2 और ब्रैकेट में 2A n-1 यानी का 2A + 4D अपॉन 21/2 2A + 20D। तो 2A की वैल्यू यहाँ से फिर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से इसमें लगाएंगे 5, तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन निकल 2 से ये वाले 2 से ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया। अब यहाँ से A की वैल्यू कितनी थी 8D, यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो गया 8 2 जा 16 और 4 यानी का 20D। ये आ गई पहली वाली इक्वेशन की ये वैल्यू वाली, यहाँ पर पुट कर रहे हैं A में। ठीक, इसमें पुट करेंगे तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आएगा 25/189। ठीक, तो ये किसका रेशियो था, हमारा ये रेशियो निकल के आया S5/S21 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/189। तो इसमें जो जो पूछा था हमसे उसका रेशियो हमने कर लिया है। जब फाइंड द रेशियो ऑफ अ सम ऑफ अ फर्स्ट
फिफ्थ टर्म टू द 21 रेशियो पूछा था, टर्म का रेशियो पूछा था, वो भी आ गया। तो टर्म का रेशियो आएगा 3:7 और सम वाले का रेशियो आएगा 25/189। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और में था लेकिन करके जाइए, क्या मालूम ऑप्शन में हो या ना हो या डायरेक्ट ही यही क्वेश्चन हो। क्या लिखा है, 25 लॉक्स आर attract in the following manner, 22 logs in the bottom row, 21 in the next row, 20 in the row next to it and so on। जिस तरीके से एग्जाम्पल में बताया गया है कि ये कैसे गट्ठर लगाया गया है, पहले में 22 है, फिर 21, 20, इस तरीके से कर रहा है। तो हाउ मैनी रो आर द 250 लॉक्स आर प्लेस्ड, हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। तो इस तरीके से बताना है कि गट्ठर इस तरीके से लगाया गया है कि, तो ये एक एपी के सीक्वेंस में बन जाएगा। ठीक है, तो मानो लेट द नंबर ऑफ आर रो इज बी एपी इज फॉर्म 22, 21 और 20 और 19। मान के चलो एक एपी के फॉर्म में चल रहा है, पहले 22 रहा, 21 और 20, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हुआ, तो माना कि पहला टर्म हमारा कितना आ गया, 22 आ गया, दूसरा टर्म 21 था, तो इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो d इक्वल टू A2 माइनस A1, तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस 1 निकलेगा। और Sn कितना दिया है, कितने होने चाहिए, 250, यानी कि 250 होनी चाहिए। तो यहाँ से सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn कितना दिया है, 250 दिया है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी n² माइनस 45 n प्लस 5000 वो 500 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो n माइनस, एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस 25, दूसरे में आएगा n माइनस 20 इक्वल टू 0। n इक्वल डज नॉट इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 20 हो सकता है। तो टॉप ऑफ ऑल होगा इतना A20, n की वैल्यू आ गई तो A20। अब वहाँ से लगा दीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 प्लस 19 माइनस 1 इक्वल टू डी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन दिया था एपी बनी, एपी से ए पता चल गया, डी पता चल गया, एसएन दिया था तो एसएन से हमने एन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है हमारा सेक्शन ई, जिसमें से 3 केस स्टडियाँ और प्रत्येक केस स्टडी 4-4 नंबर की थी। केस स्टडी को देखिएगा, 36 क्वेश्चन, वाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक a teacher asked the students that the length and the width of the particular photo increased by x unit each to double the area of the photo. The original photo is 18 centimeters long and the 12 wide. Based on the information answer the following question। जो कुछ भी दिया है, ये केस दिया है, केस स्टडी दी है जिसमें बताया गया है जो है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडिंग द अबव इंफॉर्मेशन, और उसी में तो जो कुछ एक डायग्राम दिया था इसमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा। सेकंड क्वेश्चन में इसी में पूछा गया था राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशनल ऑफ द लार्ज फोटो, ये दिया गया था, x को इंक्रीज कराया गया था। तो इस तरीके से कैन एनी रेशनल नंबर ऑफ x मेक द न्यू एरिया इज इक्वल टू इतना, ये दूसरा क्वेश्चन इसी में था। तो आप देखिएगा पहला पूछा था कि राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द अबव इन्फॉर्मेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितना कर देंगे, यानी का l इंटू बी। तो l में भी इंक्रीज कितने का हुआ है, x का हुआ था, यानी का 18 प्लस x, और b में भी हुआ था कितना, इतना, तो 2l प्लस b, यानी कि इस तरीके से कर सकते हैं 18 प्लस x, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 12 प्लस x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a l इंटू बी, 2 और l इंटू बी यानी का 18 इंटू 12, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, तो इसे सॉल्व करोगे तो बनेगी x² प्लस 13x माइनस 216 यानी का 216 इक्वल टू 0। नेक्स्ट था व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ आ लार्जेस्ट फोटो, तो लार्जेस्ट क्या है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करोगे x² प्लस 13x माइनस 216 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से रूट निकलेंगे, फैक्टर निकल के आएंगे x प्लस 36 और दूसरे में निकलेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस के 36, x इक्वल टू 6। तो न्यू डायमेंशन क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर इंटू 18। समझ में आती है, क्यों, इसमें जोड़ दीजिएगा जो हमारी पहले डायमेंशन थी 18 प्लस 6 में, तो 24 और 12 में जोड़ेंगे 6 तो 18, तो न्यू डायमेंशन ये आएगी। तो पहली वाली केस स्टडी हमारी सरल थी, इस तरीके से थोड़ा देख सकते हैं, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट में इसमें पूछा था
कैन एनी रेशनल नंबर ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। तो क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारा आया था, तो इफ x प्लस 18 और 12 प्लस एक्स इक्वल टू इतना एरिया यानी कि ln2b अगर इतना है तो इसके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देन एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4 इक्वल टू 0 ये बनेगी। तो d यहाँ से निकालेंगे तो d इक्वल टू 900 प्लस 16 इक्वल टू इज द नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दस वी कैन नॉट हैव एनी सच रैशनल नंबर ऑफ अ एक्स। इस तरीके से और वाले का भी आंसर हम दे सकते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व द सेशनल्स ऑफ एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिवीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, उसका एक ऑब्जर्वेशन दिया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। इट्स हेल्प देम द कंपेयर एंड द एनालिसिस द रिजल्ट द टेबल बिलो इन द स्लो सबसेक्वेंट रीजन ऑफ इतना 2018। ठीक है, जो भी केस स्टडी दिया आप केस स्टडी को देख लीजिए। रेनफॉल है ये जैसे mm में नंबर क्या है और नंबर ऑफ सब डिवीज़न क्या है, जैसे 200 से 400 तक 2, 400 से 800 तक 2, इस तरीके से पूरा सब डिवीज़न दिया गया है। क्लियर है, तो आप टेबल को आराम से देखिए, जो ऑब्जर्वेशन है उसको देखिएगा कि किस तरीके से सारी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। फिर इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास पूछी है और दूसरे में पूछा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वो मीडियन निकालना है इसी फॉलोइंग डाटा, जो डाटा हमको गिवन है उसका, और मॉडल क्लास निकालनी है। और तो जब इसकी मॉडल क्लास निकालेंगे तो मॉडल क्लास आप यहाँ से देखिएगा तो मॉडल क्लास तो निकल के आ जाएगी 600 से 800, सबसे ज़्यादा यही है। तो मॉडल क्लास हमारी हो जाएगी कितनी, 600 से 800 वाली। ठीक, और नॉर्मल n की वैल्यू कितनी आती है, मीडियन निकालें तो मीडियन के लिए हमको पहले n था हमारा 24 के इस तरीके से आप टेबल को देख लीजिए। मीडियन निकालने के लिए हमको पूरा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, यानी कि कैसे, जैसे रेनफॉल 200 है तो 200 से xi इसकी कितनी है 300, तो fi कितनी हो जाएगी 300। कैसे आया पता है, xi कैसे निकालते हैं, xi निकालते हैं कि जो दोनों दी होती हैं लिमिट, यानी कि जैसे 200 दिया है और 400 दिया है, दोनों को जोड़ोगे तो 600 हो जाएगा, और 600 में कितने का डिवाइड लगा देते हैं, 2 का डिवाइड लगा देते हैं, तो 300 आ गया। और fi 2 दी है और cf कितना हो गया 2। ठीक, तो इस तरीके से 400 वाले में क्या हो गया, इसका भी निकालोगे तो 500 आएगा, और इसके fi 4 और cf कितना आएगा 2 ऊपर वाला और नीचे वाला 4, 2 हो गया 6। इस तरीके से cf निकालना आता होगा तो टोटल कैलकुलेशन की, तो हमारे टोटल कैलकुलेशन से ये इस तरीके का पूरा चार्ट बनता है। आप लोग पूरा चार्ट बना के देखेंगे। ठीक, उसके बाद जब ये चार्ट बन गया तो हमारा fi कितना निकल के आता है, fi निकल के आया 24, fi आ गया 24, और fi 24 है तो मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला निकालेंगे तो m इक्वल टू यहाँ से 16 प्लस 200 अपॉन 7 और 12 माइनस 6, इसको कैलकुलेशन करोगे तो मीडियन निकल के आ जाएगा 771.4। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, सेकंड में ऑप्शन में लिखा था, मतलब कि और वाला क्वेश्चन था, फाइंड द मीन ऑफ अ रेनफॉल। ऊपर मीडियन क्लास मॉडल क्लास पूछ ली थी, मॉडल क्लास पूछने के बाद उसने मीडियन पूछ लिया था, लेकिन उसी के और में एक और क्वेश्चन था कि अगर मीन निकालिए, और एक और पूछा था इफ सब डिवीज़न हैविंग एट लीस्ट 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग अ मानसून सीजन इज कंसिडर्ड एज अ गुड रेनफॉल सब डिवीजन। हाउ मेनी सब डिवीजन हैज अ गुड रेनफॉल। बात समझ रहे हैं, सब डिवीजन जिनकी कम से कम एट लीस्ट 1000 mm रेनफॉल हुई है मानसून के दौरान, तो उस समय वो हाउ मेनी सब डिवीजन इज अ गुड रेनफॉल वो अच्छी मानी गई है, तो ऐसे कितने हैं ये भी करेंगे। ठीक है, तो मीन निकालना था, तो मीन के लिए इसका दूसरा फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। किस तरीके से, क्योंकि इसमें भी रेनफॉल है xi और fi, और fi निकालनी पड़ती है इसमें। xi क्या हो गया इसमें, जैसे अभी बताया था इसकी 300 हो गई, तो fi 2 और fi xi कितनी हो गई, 2 का f का इंटू x में करेंगे तो कितना हो गया 600। इस तरीके से 400, इसका xi निकलेगी 500, fi निकलेगी 4, और इस तरीके से 2000। ये पूरा fi xi निकालेंगे 600 की, इस तरीके से निकालते चले जाएंगे। क्लियर है, जब इसकी पूरी हो जाएगी उसके बाद ये 24i और fi xi का सम जो आएगा वो
20400 इस तरीके से आएगा। तो मीन इक्वल टू जितना ऑब्जर्वेशन है अपॉन टोटल जितना है, यानी कि मीन इक्वल टू इतना निकालेंगे तो निकल के आएगा 850, यानी कि 850 इसका मीन निकल के आएगा। और नेक्स्ट उसमें पूछा था कि सब डिवीजन है गुड फॉर लैंड, तो ये गुड कैसे हो जाएगा 2 + 3 और क्या है 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 3 यहाँ 5 6 7, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 7 हो जाएगा और मीन हमारा ये निकल के आया। तो इस तरीके के इसका आंसर कर सकते हैं। मीन भी निकाल लिया, कुल मिला के देखो तो एक ही क्वेश्चन में हमसे मॉड पूछ लिया गया था, मीन पूछ लिया गया था और मीडियन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी अगर देखें तो लास्ट केस स्टडी भी अच्छी थी। द डिस्कशन थ्रो एन इवेंट इन विच द athletics attempts to the throw the discus the athletic symbol anti-clockwise around in the 1.5 time throw a circle the thrown when release the discus travels along the tangent to a circle span orbits। इस तरीके से पूरा डायग्राम दिया है, देखिएगा। in the given figure AB is one such tangent to a circle of radius 75 cm. Point O is center of a circle and angle ABO equal to 30 degree और PQ is parallel to OA। और डायग्राम ये इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, ये इस तरीके से। ये तो मेरे हिसाब से अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दी जाए तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा क्या था बेस्ड द एबव इन्फॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी कि AB की लेंथ पूछी है ये वाली। फाइंड द लेंथ ऑफ OB की लेंथ पूछी है OB, यानी कि OB ये वाली। तभी तो एंगल भी दिया है, कुछ की साइड भी दी है, ट्रिग्नोमेट्री से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फाइंड द लेंथ ऑफ AP की लेंथ पूछी है। और दूसरा और में एक और क्वेश्चन था इसके तीसरे वाले के में फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो ऐसे निकालेंगे। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को AB का निकालना चाहें तो यहाँ पर लगाएंगे 10 और 10/30 कितना होता है 1/√3। 10/30 = 1/√3, तो यहाँ से 75/AB और AB की वैल्यू निकल के आ जाती है 75/√3 सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरा अगर हम निकालें OB तो OB के लिए हमें लगाना पड़ेगा sin30 बोले तो 1/2, यानी कि 75/B। तो OB की वैल्यू आ जाएगी 150 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर। अगर निकालें QB तो QB क्या होता है, इनमें से दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 150 - 75 = 75 सेंटीमीटर। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। क्लियर। सिंस PQ पैरेलल AO देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्लियर है। सिंस जो PQ है वो पैरेलल AO देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हेंस AP इक्वल टू क्या हो गया AP इक्वल टू हो गया 75√3/2 सेंटीमीटर। क्लियर। और में देखें QB इक्वल टू 150, यानी कि 175 - 75 = 75 सेंटीमीटर। और तो यहाँ से अगर कंसीडर करेंगे किसको, ट्रायंगल B, उधर देखिए डायग्राम में आप BQP सिमिलर ट्रायंगल BOA, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा क्या, जो